इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर विश्वास सारंग जी। कोरोना के मसले पर हम बात करेंगे और मध्य प्रदेश की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में अब से कुछ देर पहले हमने बताया दर्शकों को कि केसेस घट रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन क्या सरकार ये मान रही है कि दूसरा जो वेव है, दूसरी लहर का पीक निकल गया है और वो खतरा टल गया है? और इस खतरे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की क्या नीतियां रही? और एक सवाल मैं और इसमें जोड़ देती हूं कि कई राज्यों में गांव में स्थिति खराब दिख रही है। इस वक्त मध्य प्रदेश के गांव में क्या स्थिति है? सारंग जी। देखिए, दो बातों पर हमें जरूर विचार करना होगा कि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वायरस है। इसलिए ये दावा करना कि पीक कब आई थी और कब जाएगी, पीक खत्म हो गई या पीक चल रही है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। ये बात सही है, ये हम सब के लिए बहुत संतोष की बात है कि मध्य प्रदेश में हमने लगातार पॉजिटिविटी रेट को कम किया है और रिकवरी रेट को बढ़ाया है। ये हमारे लिए संतोष की बात है। हम इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है क्योंकि निश्चित रूप से कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। सरकार की बहुत अच्छी नीतियों के कारण और जनता के आत्मानुशासन के कारण मैं दोनों बातें बोल रहा हूं। मैं केवल हम अपने आप को श्रेय नहीं दे रहे, हम जनता के आत्मानुशासन को भी श्रेय दे रहे हैं। उससे हमने निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की स्थिति को अच्छा किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार समीक्षा कर और बहुत एग्रेसिव ढंग से इस पूरी जंग को जीतने के लिए तैयारी की है। एक समय ऐसा था कि देश में हम तीसरे स्थान पर थे, आज हम 15वें 16वें स्थान पर है। जैसा मैंने कहा, पॉजिटिविटी रेट रोज घट रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं। हमने हर स्तर पर काम किया। जहां एक और हमने कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए काम किया, किल कोरोना अभियान हमने गांव में चलाया, शहर में हमने कोरोना सहायता केंद्र बनाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होना, जिनको लक्षण है उन्हें त्वरित मेडिकल किट उपलब्ध कराना, उनको आइसोलेट करना, उन्हें उचित स्थान तक पहुंचाना, ये तो हमने किया ही किया। उसके साथ साथ हमने चिकित्सीय व्यवस्थाओं के एनहांसमेंट के लिए भी काम किया। यदि अप्रैल के महीने में हम बताएं तो हमारे पास 18 से 20 हजार बिस्तर थे, आज हम 70 हजार बिस्तर तक पहुंचे हैं। हमने लगातार काम किया है जी। लेकिन सारंग जी, अभी जंग जीती नहीं गई है क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। ब्लैक फंगस के मामले मध्य प्रदेश में किस तादाद से बढ़े हैं और आपके पास क्या रणनीति है आगे इससे निपटने की? क्योंकि ये एक नई तरह की बीमारी है जिसकी संख्या बहुत बढ़ गई है कोरोना की वजह से। राज्यों के पास नीति बहुत है, लेकिन उन नीति को जमीन पर पहुंचाने के लिए आप क्या करने वाले हैं आने वाले कुछ हफ्तों में? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस के तेजी से केस हमें देखने को मिले हैं और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसमें हमने पिछले हफ्ते ही म्यूकोर यूनिट की हमारे मेडिकल कॉलेजेस में स्थापना की थी। हमारे ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन विभाग के हमारे विभागाध्यक्षों को मिलाकर हमने म्यूकोर यूनिट की स्थापना मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में की थी और हमने ये सुनिश्चित किया था कि इसकी हम इलाज शुरू करें। पर जैसा हम देख रहे हैं कि इसके तेजी से मामले सामने आ रहे हैं और स्टडी ये कहती है कि यदि हम तुरंत इसकी जांच कर लें, पहले ही लक्षण से यदि हम इसका इलाज करें तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में हमने फिर एक नया अभियान शुरू किया है। हमने नेजल एंडोस्कोपी का एक विस्तृत अभियान शुरू किया है, एक मुहिम शुरू की है, जिसमें हमें सभी मेडिकल कॉलेज में हमारे जो आईपीडी के पेशेंट हैं उसको भी हम नेजल एंडोस्कोपी कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे विभिन्न शहरों में ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उनसे हमने निवेदन किया है कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की नेजल एंडोस्कोपी करें, जिससे हमें तुरंत इसके मरीजों का ज्ञान हो और हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। उसके साथ ही क्योंकि इस बीमारी को लेकर अभी कोई बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है, तो हमारे मेडिकल कॉलेज में जितने भी आईपीडी के पेशेंट हैं उनकी पेशेंट टू पेशेंट हम केस हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता लग सके कि हम इसका इलाज और इसकी रोकथाम के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं। जी, लेकिन विश्वास सारंग जी, जो जनता को जमीन पर परेशानियां झेलनी पड़ती है उनके बारे में भी बात करना जरूरी है। इसलिए 2 सवाल मैं आपके सामने रखूंगी। एक तो जैसे मैंने शुरुआत की थी कि मध्य
प्रदेश के गांव में क्या स्थिति है, क्योंकि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब गांव में स्थिति खराब हुई है। वहां पर हर गांव में कोरोना के केसेस दिख रहे हैं और मौतें भी बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में गांव में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए, इलाज मुहैया कराने के लिए आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? क्या वहां पर भी ब्लैक फंगस के मामले दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो कितने दिख रहे हैं? और दूसरा सवाल ये, जो आम आदमी फेस कर रहा है, कालाबाजारी की वजह से दवाइयां नहीं मिल रही हैं सर आम आदमी को। मध्य प्रदेश में भी देखा गया, ऑक्सीजन से लेकर के जो रेमडेसिविर जैसी दवाइयां हैं उनकी कालाबाजारी होती रही। अब ब्लैक फंगस की दवाइयों की भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है? देखिए, आपने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले कि गांव में हमने कोरोना को लेकर क्या किया। ये बात सही है कि इस बार की लहर में हमें ये देखने को मिला कि इसका विस्तार गांव तक हुआ है, पर हमने इसकी चेन को तोड़ने के लिए किल कोरोना अभियान की शुरुआत की। किल कोरोना अभियान का मतलब है कि हमने पूरे प्रदेश में एक एक गांव में एक एक घर पर सर्वे टीम हमारी जा रही है और उसमें केवल हमारा प्रशासकीय कर्मचारी नहीं है, उस गांव का सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी है जो घर घर में जाकर इस बात को आइडेंटिफाई कर रही है कि उस घर में कोई सर्दी जुकाम बुखार का पेशेंट तो नहीं है। यदि ऐसा कोई पेशेंट मिलता है तो हम तुरंत उसको मेडिकल किट उपलब्ध कराते हैं और उसकी जांच कराते हैं। यदि वो पॉजिटिव निकलता है तो हमने मध्य प्रदेश के विभिन्न गांवों में 23,000 क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, जिसमें 2,70,000 बिस्तरों की हमने व्यवस्था की है। यदि उसके लक्षण बहुत माइल्ड हैं तो हम उन क्वारंटीन सेंटर में उनको रखते हैं और यदि उनको हायर सेंटर में भेजना है तो हम अस्पताल में भेजते हैं। ये तो हमारा गांव की स्ट्रेटेजी है। दूसरी, आपने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर, मिकॉर को लेकर हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की हैं। इसकी कालाबाजारी ना हो, मैं आ रहा हूं, मुझे आपके तीनों क्वेश्चन याद हैं। इसकी कालाबाजारी ना हो, इसके सुव्यवस्थित व्यवस्था की है। जहां तक रेमडेसिविर की कालाबाजारी की बात है, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में हमने उसमें कठोरतम कानून रासुका की कार्रवाई की है और जो लोग ऐसे पकड़ाए हैं जिन्होंने रेमडेसिविर की कालाबाजारी की है उनके खिलाफ हमने रासुका के केसेस लगाए हैं। और यही बात हम जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनकी दवाई में यदि कोई इस तरह की अनियमितता करेगा तो हम उस पर भी यही कार्रवाई करेंगे। ब्लैक फंगस की दवाइयों की भी कालाबाजारी की खबर आ रही है और उम्मीद करते हैं हम कि मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर के आगे और कदम उठाएगी। लेकिन ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस के मामले जो आ रहे हैं मंत्री जी, क्या उसके बारे में भी सरकार ने मालूमात इकट्ठा की है और उसको देखते हुए उस खतरे को निपटने के लिए क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? देखिए, अभी फिर मैं ये कहूंगा कि इस तरह के किसी और बीमारी या नई बीमारी के बारे में हम इस तरह की चर्चा उचित नहीं है, क्योंकि इससे समाज में पैनिक क्रिएट होता है। अभी तक इस तरह के मामले हमें देखने को नहीं आए और ये वैसे भी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। यदि ऐसी कोई बात आएगी तो टेक्निकल लोग इस पर विचार करेंगे। इस तरह की अभी घटना या किसी मामले की पुष्टि हमारे यहाँ नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि व्हाइट फंगस का कोई भी मामला अभी मध्य प्रदेश में सामने नहीं आया है। लेकिन अगर आप आगे इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकार के लिए तैयारी करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसके साथ ही चुनौती ये भी है, जिसकी उम्मीद पहले से सरकारों से की जा रही थी कि 1 साल के वक्त में अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। जो दवाइयों की किल्लत है वो जनता को झेलनी पड़ी, ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ी, उसकी वजह से मौतें हुई। अब आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं हो। सारंग जी, इसको लेकर के आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, ये बात हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं। न सिर्फ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां हैं, बल्कि थर्ड वेव भी आने वाली है कोरोना की। और थर्ड वेव में बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। उसके मद्देनजर क्या तैयारियां, ताकि पहले जो गलतियां हुई वो आगे ना हो? देखिए, थर्ड वेव की हमने तैयारी शुरू की है और हमने इसमें नई स्ट्रेटेजी पर काम किया है। हम संस्थागत तैयारी कर रहे हैं, हम कोई जिले या एरिया वाइज तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की संस्थाएं हैं उनकी इंडिविजुअल तैयारी कर रहे हैं। जहां तक आपने बच्चों के मामले में बोला, तो हमने दोनों स्तर पर काम किया है। जहां हम आईसीयू और एचडीयू बेड की बढ़ोतरी पर काम कर रहे हैं, तो पीडियाट्रिक आईसीयू की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और
केवल यही नहीं, बच्चों के ट्रीटमेंट को लेकर हमें क्या ट्रेनिंग देनी है, उनके इक्विपमेंट क्या होंगे, उनको यदि होम आइसोलेट करना है तो उनके पेरेंट्स को ट्रेनिंग कैसी दी जाएगी, इस सब पर हम काम कर रहे हैं और इसकी विस्तृत कार्य योजना हमने मध्य प्रदेश में बनाई है। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि मध्य प्रदेश की जनता जो हमें देख रही है इस वक्त वो भी समझना चाहती होगी, लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर काबू पाने में काफी फर्क पड़ रहा है, मदद मिल रही है और मध्य प्रदेश में केसेस घटे भी हैं, जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि सरकार के साथ साथ जनता ने भी काफी संयम दिखाया है और उसकी वजह से केसेस घट रहे हैं। लेकिन उस संयम दिखाने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। कई लोग ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन की वजह से रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिन्हें जो रोजमर्रा की जिंदगी मजदूरी करके गुजारते हैं, उनके पास वही एक पर्याय है जीवन जीने के लिए, उनके सामने बहुत ही बुरी स्थिति पैदा हो जाती है। सारंग जी, क्या आगे कोई योजना है कि इस तरह के लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां हुई लॉकडाउन की वजह से, उनकी रोजी रोटी छिन गई, उनको हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने के लिए कोई ठोस कदम सरकार आगे उठाएगी? देखिए, हम तो पहले से ही इस मामले को लेकर हमने काम किया है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में टोटल लॉकडाउन नहीं है, हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया है जो उस जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिकमेंडेशन पर ही हमने लगाया है। दूसरी बात, जहाँ तक आप कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनका जरूर हमने फिक्र की और 5 महीने का हमने उनको अनाज मुफ्त में पहले ही दिया है। उसके साथ ही जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको हमने 1-1 हज़ार रुपये दिए हैं। हमारे यहाँ कल्याणकारी जो योजनाएं हम बना सकते हैं उस पर हमने काम किया है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना का इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 88% परिवार को हमने आयुष्मान योजना के तहत मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना से जोड़ा है, जिसमें हम सभी लोगों का फ्री में इलाज कर रहे हैं। उसके साथ ही हमारे आगे आने वाले समय में हम इन लोगों को और क्या सुविधाएं दें, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, 5 महीने का हमने अनाज दिया है। अब धीरे धीरे ये रोज़मर्रा के कामकाज को हम शुरू कर सकें, ये इसी पर डिपेंड करेगा कि हम कोरोना की रफ्तार को और कितना कम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी योजनाओं को शुरू किया है। जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता या पिता कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें 5,000 रुपये महीने की हम पेंशन दे रहे हैं। उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। हम हर कल्याणकारी काम कर रहे हैं और समाज के हर सेक्टर पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिला हो। हम हर स्तर पर उनके कल्याण के काम हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ विश्वास सारंग जी, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोगों में पैनिक नहीं होना चाहिए, लोग डरे नहीं, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जरूरी ये भी है कि लोगों में भ्रम न फैले। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वही लोग माने और उसी के हिसाब से अमल करें। लेकिन अलग अलग बयान आते हैं नेताओं के। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान आया गौमूत्र को लेकर, और उन्होंने कहा कि इससे इन्फेक्शन कम करने में मदद मिलती है। मध्य प्रदेश की सरकार, आप लोग इसे कैसे देखते हैं और क्या जो इससे संदेश जनता में जा रहा है उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, पहले की स्टडी कहती है कि गौमूत्र से भी कुछ फायदे हैं, पर उस पर अभी कोई बहुत ज्यादा मुझे टिप्पणी करना आवश्यक नहीं लगता। बहुत शुक्रिया आपका विश्वास सारंग जी, हमसे बातचीत करने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आगे भी तमाम खास मेहमान जुड़ते रहेंगे ताकि कोरोना को लेकर क्या स्थिति है पूरे देश में वो आप तक अपडेट के साथ पहुंच सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।